Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read these pension rules, all right? And these were published by Ministry of Personal, Public Grievances and Pension by the Department of Pension and Pension Welfare, all right? So here we begin. देखिए ये जो रूल्स हैं आपके ये आए हैं आपके 20th ऑफ दिसंबर और 2021 को, ओके? इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है CCS पेंशन रूल्स। इनका अगर आप शॉर्ट टाइटल देखा जाए तो सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले that in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 and Clause 5 of the Article 148 of the Constitution and after consultation with CAG in relation to persons serving in the Indian Audit and Account Service, the President hereby makes the following rules. President जो है इनको बनाते हैं, ठीक है? तो शॉर्ट टाइटल क्या है आपका? These rules shall may be called the Central Civil Services Pension Rules बोलते हैं इनको, ठीक है? सीसीएस पेंशन रूल 2021 ये डेट क्या है इनकी जब ये इफेक्ट हुए थे दैट इज 20th ऑफ दिसंबर को दिसंबर 2021 को ये पब्लिश नोटिफाई हो गए थे एक तरीके से राइट देन वी हैव एप्लीकेशन बोलता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स शैल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओके अपॉइंटेड ऑन और बिफोर ये किन के ऊपर एप्लीकेबल है जो भी अपॉइंट हुए हैं कब से बिफोर तो भी बिफोर 31st ऑफ दिसंबर 2003 से पहले क्योंकि उसके बाद जो है 1st ऑफ जनवरी 2004 से जो है एनपीएस स्टार्ट हो गया था तो ये रूल सिर्फ उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है जिनकी जो अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपॉइंट हुए हैं बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर 2003 ठीक है इंक्लूडिंग सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द डिफेंस सर्विसेज अपॉइंटेड substantively to civil services and posts in connection with the affairs of the union which are born on the pensionable establishment but shall not apply देखिए ये कहता है कि ये जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे जो भी 31st ऑफ दिसंबर 2003 से जो भी पहले के जिन्होंने जो भी अपॉइंट हुए हैं ठीक है अपॉइंट हुए हैं जिन्होंने इंक्लूडिंग क्या है इंक्लूडिंग सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन जो डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो सिविलियंस है उसके ऊपर भी ये रूल जो है एप्लीकेबल होंगे ठीक है इन सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन आर बोर्न ऑन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट बट शेल नॉट अप्लाई टू इंक्लूडिंग जो है सिविल जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है डिफेंस सर्विसेज के उनके ऊपर भी है अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली क्या जो कि सिविल सर्विसेज में अपॉइंट हुए हैं ठीक है एंड या फिर सिविल पोस्ट में हुए हैं इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन ये वर्ड हमेशा यूज किया जाता है इसके अंदर दैट इज इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन विच आर बोर्न ऑन द पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट्स ठीक है बट दे आर नॉट मीन दीज जो है शैल नॉट अप्लाई टू किस पर ये रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे वो भी यहाँ पर दे रखा है क्या क्या है आपका नाम देख लेते हैं इसमें किस पर अप्लाई नहीं होंगे वो देखते हैं सबसे पहले रेलवे सर्वेंट पर एप्लीकेबल नहीं होंगे ओके देन वी हैव बट शेल नॉट अप्लाई टू किस पर अप्लाई नहीं होंगे रेलवे सर्वेंट पर एप्लीकेबल नहीं होंगे पर्सन इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट उन पर नहीं होंगे पर्सन पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज जिनको कंटिजेंसी जैसे कंटिजेंसी हमने पढ़ा था ना कंटिजेंसी जैसे जो लेबर होगा था उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा पर्सन एंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ अ CPF जिनका करता है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे पर्सनली लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस इन डिप्लोमेटिक काउंसिलर और अदर एस्टेब्लिशमेंट इन फॉरेन कंट्रीज उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे पर्सन एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ है अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज बोलता है तो होंगे अदरवाइज नहीं होंगे पर्सन हुज टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस आर रेगुलेटेड बाय or under the provision of the constitution or any law from the or from any other law from the time for the time being in force ठीक है तो उनके ऊपर जो है जो भी जिसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस में वो रेगुलेटेड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और एनी अदर लॉ फ्रॉम द टाइम बीइंग इन फोर्स तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होंगे ठीक है अब बात करते हैं दीज रूल्स शेल अप्लाई टू किस किस पर अप्लाई होंगे तो उनके देख लेते हैं तो these rules shall apply to a government servant who was put on induction training on or before 31st of December 2030 तो सबसे पहले जो जिसकी भी ट्रेनिंग एक बार स्टार्ट हो गई है ठीक है कि यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं कि जिसकी भी ट्रेनिंग जो है हु वाज पुट ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग जो है अगर उनकी ऑन या तो 31st दिसंबर को या फिर उससे पहले अगर स्टार्ट हो गई थी फॉलोड बाय अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस और उसके बाद जो है फॉलोड बाय अपॉइंटमेंट के ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर 31st डे ऑफ दिसंबर
मतलब जिन्होंने इंडक्शन ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उनकी पेंशन स्टार्ट है। Provided that completion of the induction training was an essential condition for appointment on a regular basis for the post, the government servant was eligible for a salary or a stipend during the period of such training, and the period uh, and the period of training was eligible for being counted as qualifying service in accordance with the provision of Central Civil Services Pension Rules 1972। तो ये जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है ना, इवन कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए वो बेसिक ट्रेनिंग भी था उस टाइम पर, लेकिन ट्रेनिंग वाज आल्सो पार्ट ऑफ सर्विस, तो इसलिए जो है उनको एप्लीकेबल माना जाएगा। तो बोलता है प्रोवाइडेड दैट, इसके भी कंडीशन दे रहा है कि कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग वाज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है प्रोवाइडेड दैट की कंप्लीशन जो है ना, कंप्लीशन ऑफ द इंडक्शन ट्रेनिंग वाज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस टू द पोस्ट। द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज एलिजिबल फॉर अ सैलरी, इस टाइम पे भी है ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच ट्रेनिंग एंड द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग वाज एलिजिबल फॉर बीइंग काउंटेड एज क्वालिफाइंग। तो जो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ सर्विस है वाज एलिजिबल फॉर काउंटेड एज अ क्वालिफाइंग सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल सर्विसेज रूल्स। हमारे जैसे पहले वाले जो रूल्स थे वो क्या थे आपके, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972, ठीक है, पेंशन रूल्स थे 1972 के थे, अभी जो है इनको रिवाइज करके आपका 2021 में आ गए, ठीक है। जो पहले पेंशन रूल्स थे वो 1972 के थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ट्रेनिंग जो है दैट वाज एलिजिबल फॉर बीइंग काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस, तो इसलिए वो लोग भी जो है आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड ऑन और बिफोर। अब जो गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि इनिशियली पहले जो है ही वाज अपॉइंटेड, पहले अपॉइंट हो गया था वो 31 ऑफ दिसंबर 2003 को, इन एन एस्टेब्लिशमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हुज एम्प्लॉइज वर कवर्ड बाय अ पेंशन स्कीम अदर देन दी सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स, ठीक है, ये एक कंडीशन है। लेकिन बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड, जो कि तो ये कहता है इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे ये, ठीक है। यहाँ पर 6 केसेस दे रखे हैं आपको जिसमें होंगे। तो फर्स्ट उन्होंने बताया कि जो भी पर्सन जो है हु वाज पुट ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है, फॉलोड बाय अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस 31 दिसंबर 2003 को, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन वाज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस टू द पोस्ट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट वाज एलिजिबल फॉर सैलरी आल्सो, तो इसलिए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो है was eligible for being counted as qualifying service in accordance with the provisions of central civil services pension rules। दूसरा बोलता है a government servant who was initially appointed। अब कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको इनिशियली जो है अपॉइंट कर लिया गया था ऑन और बिफोर, जिसको पहले ही अपॉइंट कर लिया गया, ठीक है, और कुछ ऐसे भी थे जिनको हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31 ऑफ दिसंबर, तो इन एन एस्टेब्लिशमेंट, कहाँ पर, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में या डिपार्टमेंट में ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हुज एम्प्लॉइज, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में या फिर कहीं पर भी डिपार्टमेंट में जहाँ के जो एम्प्लॉइज थे दे वर कवर्ड बाय अ पेंशन स्कीम पहले से, अदर देन दी सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स, अगर वो पहले से किसी पेंशन स्कीम में कवर्ड थे तो भी जो है उनके ऊपर रूल एप्लीकेबल होंगे, वो भी जो है इन रूल्स के अंडर में आएंगे। दूसरा, इन स्टेट गवर्नमेंट में कोई था या फिर ऑटोनोमस बॉडी में था अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैविंग अ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी scheme similar to Central Civil Services Pension Rules 1972 and was subsequently appointed after 31st of January in an establishment of a central government to which these rules shall apply, subject to the condition that the said government fulfills all other conditions for counting of service rendered in such establishment of the central government or state government or autonomous body in accordance with these rules or any general should in this regard, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जो कि इनिशियली अपॉइंट हो गया, ठीक है, मतलब पहले से गवर्नमेंट सर्विस पे आप लग गए, ठीक है, और वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में कहाँ लग गए, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में आप लग गए, ठीक है, जहाँ के जो एम्प्लॉइज थे देवर कवर्ड बाय पेंशन स्कीम, ठीक है, अगर वो पेंशन स्कीम में कवर्ड थे वहाँ के लोग, अदर देन चाहे वो बेशक सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन ग्रुप में थे या नहीं थे, ठीक है, बट देवर कवर्ड। मेन जो पॉइंट है यहाँ पर वो कह रहा है कि देवर कवर्ड, ठीक है, बाय अ पेंशन स्कीम। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दैट देवर कवर्ड बाय अ पेंशन स्कीम अदर देन दी सीसीएस। तो वो कह रहा है कि अदर देन पेंशन रूल्स 1970 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो लोगों को जो है यहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा कोई भी अगर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि इनिशियली अपॉइंट हो गया किसी दूसरी गवर्नमेंट सर्वेंट में अपॉइंट हो गया किसी स्टेट गवर्नमेंट में या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडीज में, जहाँ पर जो है सेंट्रल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट में हो गया या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी में जहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑटोनोमस बॉडी थी, ठीक है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऑटोनोमस बॉडी थी हैविंग अ नॉन, जिसके जिसके पास एनपीएस चल रहा था, ठीक है, हैविंग अ एनपीएस, अगर उनके पास जो है एनपीएस चल रहा था, ठीक है, एनपीएस चल रहा था सिमिलर टू दिस सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972, ठीक है, तो उन पर भी ये रूल एप्लीकेबल होंगे हैविंग एन एनपीएस, ठीक है। तो कोई भी पर्सन देखिए यहाँ पर क्या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट में था या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी में था,
ठीक है, तो इस पर भी जो रूल है वो एप्लीकेबल होंगे। तो अब बात रही यहाँ पे सिर्फ इन्होंने क्या लिखा है, सिर्फ ऑटोनोमस बॉडी लिखा है, रिमेंबर दिस थिंग। कोई भी अटैच्ड ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सो इट इज ओनली फॉर दी ऑटोनोमस बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक चीज है कि ये सिर्फ ऑटोनोमस बॉडी की बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट बात करता है, एंड वो सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड आफ्टर द 31 दिसंबर 2000 इन एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए जो पहले जो है कोई भी पर्सन जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग था, कोई भी ऑटोनोमस बॉडी में वर्किंग था, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी में, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली जो है वो अपॉइंट हो गए 31 दिसंबर 2003 से बाद में, ठीक है। They were subsequently जो है appointed after 31st December 2003 in an establishment of a central government to which these rules apply, subject to the condition that the said government service वो कंडीशन मीट करनी पड़ेगी कि उनको जो है थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए वहां से, इस तरीके से। अगर वो सारी जो कंडीशन अगर वो मीट करते हैं तो इस केस में भी जो ये रूल्स हैं उन पर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे उनके ऊपर पहले से वहां पर कोई एनपीएस चल रहा था किसी उसमें, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनको क्या करना चाहिए, उनको स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस अंडर द सेंट्रल, ठीक है। और दूसरा बोलता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में या डिपार्टमेंट में थे जहां पर जो एम्प्लॉइज है वो कवर्ड थे, कवर्ड बाय पेंशन स्कीम अदर देन दिस, या फिर एनपीएस में थे, ठीक है, तो भी सब्सिक्वेंटली वो जो है बाद में जो है आफ्टर 31 दिसंबर 2003 को उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ज्वाइन किया इन एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू विच दीज रूल अप्लाई, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सेड गवर्नमेंट फुलफिल्स, क्या कर रहा है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन that the said government servant have fulfilled all other conditions, okay, for counting of services rendered in such establishment of the central government or state government or autonomous body in accordance with these rules or any general or special order issued in this regard, तो उनके ऊपर भी रूल एप्लीकेबल होगा। सर बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड आफ्टर 31 दिसंबर, ठीक है, 31 ऑफ दिसंबर के बाद उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, was appointed after 31st December 2003 to a civil post or post in connection with the affairs of the union if he fulfills the conditions for coverage under these rules in accordance with any special or general order। अगर कोई भी अगर मान लीजिए जो है if he fulfills the coverage under these rules in accordance with any कोई भी अगर स्पेशल या जनरल ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भी वो है इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 15, ठीक है। कोई रूल 15 यहाँ पर देख लेते हैं, वैसे क्या है रूल 15, एक बार हल्का से झलक कर लेते हैं क्या है रूल 15, सिर्फ रूल का पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या है रूल 15, दैट इज सर्विसेज रेंडर्ड इन टेम्पररी स्टेटस बाय कैजुअल लेबर्स, ओके। बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन रूल 15 पर्संस हु वर रेगुलरली अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस, मतलब जो रूल 15 में टेम्पररी उनके लिए ऊपर तो नहीं, बट दोज पर्सन हु वर रेगुलरली अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर 31 दिसंबर 2000 बट वर कन्फर्ड टेम्पररी स्टेटस एज ऑन, मतलब उनका जो टेम्पररी स्टेटस था ना 31 दिसंबर को, तो उनका टेम्पररी स्टेटस था, लेकिन वो हु वर रेगुलरली अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर, और वो 31 दिसंबर के बाद जो है उनको अपॉइंट परमानेंट किया गया, ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद द कैजुअल लेबर जो ग्रांट ऑफ टेम्पररी स्टेटस एंड रेगुलेशन स्कीम आई थी गवर्नमेंट की 1993 में, तो नोटिफाइड मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, इस तरीके से, एंड सच टेम्पररी स्टेटस इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन बाय रेगुलर अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस। अगर उनकी में कोई इंटरप्शन की बात नहीं आई है, सीधा सीधा जो है जो टेम्पररी चल रहे थे और फिर उनको जो है परमानेंट कर दिया गया, तो उन पर भी ये रूल एप्लीकेबल होंगे, दैट मींस उनको भी पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 15, रूल 15 क्या कहता है आपका, प्रोविजन ऑफ रूल 15 क्या कहता है आपका, रूल 15 बोलता है आपका टेम्पररी एम्प्लॉयज के बारे में, ठीक है, टेम्पररी एम्प्लॉयज के बारे में बात करता है ये, ठीक है। तो कहता है पर्संस हु वर रेगुलरली अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस, जो भी पर्संस थे जो कि रेगुलर पर्सन थे हु वर रेगुलरली अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, आफ्टर 31 दिसंबर, ठीक है, बट क्या कहता है, लेकिन क्या हुआ उनका, जो कि पहले से रेगुलरली अपॉइंटेड थे इन गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर रेगुलरली अपॉइंटेड इन गवर्नमेंट सर्विस 31 दिसंबर के बाद हुए हैं, लेकिन क्या था उनका, बट वर कन्फर्ड टेम्पररी स्टेटस एज ऑन दिस, उनका जो है टेम्पररी स्टेटस था, ठीक है, एंड सच टेम्पररी जो है दैट इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन बाय द रेगुलर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, पर भी रूल एप्लीकेबल होंगे। आगे बोलता है फिफ्थ, बोलता है द केसेस, फिफ्थ वाला जो पॉइंट है देखिए, द केसेस वेयर in the event of death or discharge from service on the ground of invalidation in the case of a government servant who, having been appointed to civil services and posts in connection with affairs of the union after 31st December 2003 is covered by Central Civil Services Implementation National Pension Scheme Rules 2021, ठीक है। The benefits of invalid pension under Rule 39 and family pension under Rule 50 shall be payable to the government servant and his family, as the case may be, if the government servant had exercised an option to this effect under Rule 10 of the CCS जो है implementation of NPS Rules 2021 or in
whose case the default option is for availing benefits under these rules or सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द केसेस वेयर इन द इवेंट ऑफ डेथ, कुछ ऐसे केसेस थे जहां पर जो है इन द इवेंट ऑफ डेथ और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ठीक है, द केसेस वेयर इन द इवेंट ऑफ डेथ और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन इन द यूज ऑफ in the case of government servant who having been appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the union after 31st, नहीं आ रहा समझ में, दोबारा पढ़ेंगे। द केसेस वेयर इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर मान लीजिए कोई ऐसे केसेस थे जहां पर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई या फिर डिस्चार्ज हो गए वो सर्विस से ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन, इनवैलिडेशन के ग्राउंड पे, ठीक है, इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, हु हैविंग बीन अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज, जो कि सिविल सर्विसेज पर अपॉइंट हुए थे या फिर सिविल पोस्ट वो होल्ड कर रहे थे इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन आफ्टर 31st दिसंबर, अगर कोई भी पर्सन जो है जिनकी डेथ हो गई है, डिस्चार्ज हो गए हैं सर्विस से किसी भी ग्राउंड की इनवैलिडेशन की वजह से, ठीक है, आफ्टर 31st दिसंबर, 31st दिसंबर के बाद, दैट इज कवर्ड बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ये जो है इनके अंदर ऑटोमेटिकली कवर होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर कि जो भी केसेस जिनकी जो है जिनकी द केसेस वेयर इन द इवेंट ऑफ डेथ हो गए या डिस्चार्ज हो गए फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन, ठीक है, तो हु हैविंग बीन अपॉइंटेड टू सिविल सर्वेंट पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन आफ्टर, मतलब 31 दिसंबर 2003 के बाद भी जो है अगर मान लीजिए वो हो गए, वो जैसे उनकी डेथ हो गई या डिस्चार्ज हो गई, तो वो लोग भी जो है दे आर ऑल्सो कवर्ड इन दी सीसीएस सिविल सर्विसेज पेंशन रूल, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ इनवैलिड पेंशन, उनको भी मिलेगी ये पेंशन, ठीक है, तो बोलता है द बेनिफिट्स ऑफ इनवैलिड पेंशन, इनवैलिड पेंशन, ओके, द बेनिफिट्स ऑफ इनवैलिड पेंशन अंडर रूल 39 एंड फैमिली पेंशन, ठीक है, अंडर रूल 39 एंड फैमिली पेंशन अंडर रूल 50 शैल बी पेएबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट और इस फैमिली, उनको फैमिली को और सर्विस दोनों को मिलेगी एज द केस में भी इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैड एक्सरसाइज्ड एन ऑप्शन, बस उसको क्या है कंडीशन उसकी उनकी क्या है, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हैड एक्सरसाइज्ड एन ऑप्शन टू दिस इफेक्ट अंडर रूल 10, ठीक है, अंडर रूल 10 ऑफ द सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन एनपीएस स्कीम 2021 में एक रूल 10 कहता है कि आपको जो है एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि आप जो है ये पुराने वाली जो स्कीम है ये लेना चाहते थे, तो अगर उन्होंने किया है वो ऑप्शन तो यस वो भी एंटाइटल होंगे, और इन हुज केस द डिफॉल्ट ऑप्शन इज फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर दीज रूल, या फिर जिनका डिफॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल था, ठीक है, तो उनको जो है नेशनल पेंशन स्कीम मिलेगी। इस बोलता है द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन टेम्पररी कैपेसिटी टू सिविल सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, द केस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड इन टेम्पररी कैपेसिटी, जैसे कोई भी सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट उनको दी गई टेम्पररी कैपेसिटी पे, ठीक है, इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन ऑन और बिफोर 31st दिसंबर से पहले गया, हु रिटायर्ड और वर रिटायर्ड बिफोर हैविंग बीन अपॉइंटेड इन अ सब्सटेंटिव कैपेसिटी, जो है सब्सटेंटिव कैपेसिटी आने से पहले उनको रिटायर कर दिया, द बेनिफिट अंडर दीज रूल शैल बी पेएबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द सीसीएस टेम्पररी, जो भी तो उनको है उस केस में क्या है, देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जो दोज हु वर अपॉइंटेड इन टेम्पररी कैपेसिटी, जो ही टेम्पररी कैपेसिटी में रखा गया था उनको, ठीक है, सिविल सर्विसेज पर या फिर सिविल पोस्ट पर, ठीक है, इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है, और बिफोर जो उनको ऑन या फिर बिफोर जो है 31st उनको रखा गया था, ठीक है, लेकिन वो क्या हो गए दोज हु रिटायर्ड एक्चुअली, बट वो क्या है वो 31st दिसंबर से पहले ही रिटायर हो गए, रिटायर्ड और वो रिटायर्ड बिफोर हैविंग बीन अपॉइंटेड, नहीं वो रिटायर कब हुए, वो बिफोर जो है हैविंग बीन अपॉइंटेड इन अ सब्सटेंटिव कैपेसिटी, मतलब टेम्पररी थे, सब्सटेंटिव कैपेसिटी में आने से पहले ही रिटायर हो गए वो, ठीक है, तो बेनिफिट अंडर दीज रूल शैल बी पेएबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट टू द एक्सटेंट, तो उस केस में भी जो है ये बेनिफिट जो है ना, बेनिफिट्स अंडर दीज रूल्स शैल बी पेएबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द सीसीएस टेम्पररी रूल्स जो है ना 1965 के वहां तक जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, तो ये आई थिंक दिस इज क्लियर। चलिए बात करते हैं अब आगे, आगे चलते हैं अब हमारा, आगे बात करते हैं अब डेफिनेशंस क्या क्या है इसके अंदर। देखिए इन दीज रूल्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर का मतलब क्या होगा यहाँ पर, देखिए तो अकाउंट ऑफिसर हमें पता है, अकाउंट ऑफिसर मतलब मीन्स एन ऑफिसर वट एवर हिज ऑफिशियल डेजिग्नेशन हु मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ अ मिनिस्ट्री, ठीक है, who maintains the who maintains the account of a ministry, और यहाँ पर कह रहा है वट एवर हिज ऑफिशियल डेजिग्नेशन, मतलब यहाँ पर जो है आपको कोई गेस्टेड ऑफिसर या इस तरीके से कोई नहीं है, वट एवर हिज ऑफिशियल डेजिग्नेशन की ऑफिशियल डेजिग्नेशन कुछ भी हो वो मैटर ही नहीं कर रही है यहाँ पर, ठीक है, तो अकाउंट ऑफिसर का मतलब है दैट इज हु मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ ए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एंड इंक्लूड्स एन अकाउंटेंट जनरल हु इज इंटरेस्टेड with the functions of maintaining the accounts or part of accounts of the central government और इस तरह, ठीक है,
और इसके अंदर इंक्लूड भी कर दिया इन्होंने, एंड इंक्लूड्स क्या है, एंड इंक्लूड्स एन अकाउंटेंट जनरल, ठीक है, हु इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स और पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सबको उनको अकाउंट ऑफिसर बोलेंगे। अलॉटी, अलॉटी मतलब मीन्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू हुम गवर्नमेंट अकोमोडेशन हैज बीन अलॉटेड ऑन पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी और अदरवाइज, तो उसको अलॉटी बोलेंगे। एवरेज इमोल्यूमेंट्स क्या क्या है, मीन्स एवरेज इमोल्यूमेंट्स एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद रूल 32, ठीक है, तो उसके एवरेज इमोल्यूमेंट इन अकॉर्डेंस विद रूल 32 क्या बोलता है आपका, दैट इज एवरेज इमोल्यूमेंट्स के बारे में है ये, ठीक है, तो बोलता है एवरेज इमोल्यूमेंट्स। एवरेज इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है एवरेज इमोल्यूमेंट्स, जैसे कि रूल 32 के अंदर बोला गया है। भविष्य, भविष्य मीन्स एन ऑनलाइन सिस्टम, भविष्य क्या है, एक ऑनलाइन सिस्टम है, मीन्स एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर सैंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ओके, इसमें जो रिटायरमेंट बेनिफिट जो होते हैं वो सैंक्शन किए जाते हैं, एंड ट्रैकिंग ऑफ सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ पेंशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द ओके बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द अथॉरिटीज कंसर्न्ड विद द सैंक्शन ऑफ पेंशन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो भविष्य जो एक पोर्टल है वो है, ठीक है। इसमें बोलता है चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स का मतलब होता है कोई भी सन डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल टू रिसीव डेथ ग्रेचुटी अंडर रूल 45 और फैमिली पेंशन अंडर रूल 50 एंड द एक्सप्रेशन चिल्ड्रन शुड बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चाइल्ड मतलब क्या है यहाँ पर, मीन्स अ सन या फिर सन है या फिर डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, कोई भी सन या फिर डॉटर, देखो इन्होंने सिर्फ सन या डॉटर, कोई भी स्टेप डॉटर या स्टेप सन नहीं बोला उन्होंने, सन या फिर डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट हु इज एलिजिबल टू रिसीव, क्या है, हु इज एलिजिबल टू रिसीव हिज इज डेथ ग्रेचुटी, जो डेथ की जो ग्रेचुटी होती है वो उसको देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए अंडर रूल 45 और फैमिली पेंशन अंडर रूल 50, ठीक है, तो एंड द एक्सप्रेशन चिल्ड्रन शैल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग। अब डियरनेस रिलीफ क्या होता है, डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन एंड फैमिली पेंशन एज स्पेसिफाइड इन रूल 52 के अंदर दे रखा है आपका, डियरनेस रिलीफ के पूरा जो है क्या मिलना चाहिए डियरनेस रिलीफ में, जैसे जो वर्किंग होता है जिससे उनको डीए मिलता है, ऐसे जो पेंशन होते हैं उनको डीआर मिलता है, दैट इज डियरनेस रिलीफ मिलता है, ठीक है। डिफेंस सर्विस मींस द सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग डिफेंस अकाउंट्स, इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं कौन कौन से, डिफेंस सर्विसेज का मतलब है यहाँ पर इंक्लूडिंग द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, पेड आउट ऑफ सिविल एस्टिमेट्स ऑफ, क्योंकि जिनको पेड किया गया था किनके द्वारा, दैट इज पेड आउट ऑफ सिविल एस्टिमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, एंड नॉट दी सब्जेक्ट टू एयरफोर्स एक्ट या नेवी या फिर इस तरीके से, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू, और वो है दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट या नेवी एक्ट जो है इनसे जो है दे शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू दीज एक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम आपका इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट का मतलब होता है जैसे जो रूल जो है 31, तो ये बहुत सारे रूल्स जो हैं सिर्फ आपको डेफिनेशन देने के लिए दे रखा है, रूल 31 जैसे इमोल्यूमेंट्स बता रहा है आपको, ये इमोल्यूमेंट्स क्या क्या होती है। फैमिली पेंशन मींस द फैमिली पेंशन एडमिसिबल अंडर रूल 50 बट डज नॉट इंक्लूड डीआर, फैमिली पेंशन के अंदर जो है डीआर जो है इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, तो फैमिली पेंशन जो है रूल 15 में दे रखा है बट डज नॉट इंक्लूड डियरनेस रिलीफ, ये भी आप ध्यान लीजिए। फॉरेन सर्विस का मतलब क्या है, मींस सर्विस इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स receives his pay with the sanction of the government from any source, okay, from any source than the consolidated fund of India or the consolidated fund of a state or the consolidated fund of union territory। तो फॉरेन सर्विस का मतलब होता है कोई भी जो मींस अ सर्विस इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना रिसीव्स हिज पे एंड विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी अदर सोर्स, फ्रॉम एनी अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, इनसे नहीं लेता है ना, तो फॉरेन सर्विस बोलता है। फॉर्म का मतलब फॉर्म अपेंडेड टू, फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेट अपेंडेड, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ड्यूज मतलब जो है ड्यूज एज डिफाइंड इन सब रूल 2 ऑफ रूल 67। ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है, ग्रेचुटी इंक्लूड्स सर्विस ग्रेचुटी पेबल अंडर रूल 44, और बोलता है रिटायरमेंट ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी पेबल अंडर रूल, हम इनको पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि ग्रेचुटी का मतलब क्या है, ग्रेचुटी मतलब वो है सर्विस ग्रेचुटी भी है और रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी है, और या फिर डेथ ग्रेचुटी जिसको बोला जाता है, ठीक है, पेबल अंडर रूल दिस 4551, और रेजिड्यूरी ग्रेचुटी भी की है, ठीक है, तो ये डोंट वरी अबाउट इट, वी विल रीड दीज, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जो है इनकी डेफिनेशन है इनको ध्यान दीजिए, बिकॉज क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड आते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या है, कोई भी एनी अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, ठीक है, तो वही है डेप्यूटी सेक्रेटरी जो रैंक पे जो होंगे, ठीक है। इसमें बोला डीएफपीआर में एंड इंक्लूड सच एन अथॉरिटी और पर्सन whom the president may by order specify whom the president by order specify हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। जो भी जो है शेड्यूल 1 के अंदर दे रखा है, ओके, to the DFPR rules 1978 and includes such authority or person whom the president may by order specify head of department, जो उसके अंदर दे रखा है डीएफपीआर के अंदर दे रखा है वो, या फिर जो है
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसे प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करते हैं। हेड ऑफ ऑफिस क्या है? हेड ऑफ ऑफिस का मतलब होता है यहाँ पर दैट इज एन गेस्टेड ऑफिसर, ठीक है, डिक्लेयर्ड सच एज सच अंडर रूल 14 ऑफ द DFPR, ठीक है, एंड इंक्लूड सच अदर अथॉरिटी और पर्सन हुम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई, ठीक है, या फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई एज हेड ऑफ ऑफिस। लोकल फंड का मतलब होता है दीज आर एडमिनिस्ट्रेड लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट मींस द फंड administered by a body which by law or rule having the force of law comes under the control of government and over whose expenditure the government retains complete and direct control। देखिए लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड, कौन से लोकल फंड है जो कि एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, वो कह रहा है मींस द फंड एडमिनिस्टर्ड बाय अ बॉडी, कोई भी बॉडी, ठीक है, ठीक है, तो दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, विच बाय लॉ, जो कि जो है बाय लॉ और रूल जो है हैविंग द फोर्स, या तो बाय लॉ के द्वारा या फिर रूल के द्वारा, दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ, ओके, एंड कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ओके, अगर वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, या फिर एंड ओवर हुज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिटेन्स कंप्लीट एंड डायरेक्ट कोड, और जिसके ऊपर जो है एंड ओवर हुज एक्सपेंडिचर, जिसके एक्सपेंडिचर के ऊपर गवर्नमेंट का जो है पूरा कंट्रोल है, तो दैट इज कॉल्ड ए लोकल फंड एक्सपेंडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। माइनर मतलब क्या है? पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स। पेंशन मतलब इंक्लूड्स ग्रेचुटी एक्सेप्ट विद द टर्म पेंशन इज यूज्ड फॉर इन contradistinction to gratuity but does not include dearness relief, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया, बड़ा भारी भरकम सा वर्ड है, तो एक बार देख लेते हैं क्या ये, दैट इज कॉन्ट्राडिस्टिंग। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है डिस्टिंक्शन मेड बाय कॉन्ट्रास्टिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, ओके, अभी समझ में नहीं आया, डोंट वरी। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब डिस्टिंक्शन मेड बाय कॉन्ट्रास्टिंग, कि such a process is known as induction in contradiction to induction। मुकाबला, ये बढ़िया यार हिंदी, इज यूज इन कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन मतलब मुकाबला, नो मुकाबला फिट भी बैठेगा या नहीं, बट हाउ वी जस्ट ट्राई टू फिक्स इट। पेंशन का मतलब क्या होता है? पेंशन इंक्लूड करता है क्या क्या? पेंशन का मतलब है पेंशन इंक्लूड्स ग्रेचुटी, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन द टर्म पेंशन इज यूज्ड इन कॉन्ट्राडिक्शन टू ग्रेचुटी, एक्सेप्ट व्हेन द पेंशन इज यूज्ड इन कॉन्ट्राडिक्शन भिन्नता। Contradiction means by contrasting the different qualities of two, contrast by distinction, जो भी डिस्टिंक्शन करे, ठीक है, मतलब डिफरेंस करे, इसमें बाय कॉन्ट्रास्टिंग द डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज, किसी भी दो की जो है डिफरेंट क्वालिटीज की, किसी भी क्वालिटीज ऑफ टू थिंग्स की, ठीक है, जब कॉन्ट्रास्ट आपस में कॉन्ट्रास्ट में लेके आए, ठीक है, कंपटीशन में एक तरीके से, दैट्स कॉल्ड, हाँ मुकाबला टाइप, ठीक है। तो एक्सेप्ट द टर्म पेंशन इज यूज्ड, तो बोला गया है एक्सेप्ट when the term pension is used in contradiction to gratuity but does not include dearness relief, but it does not include जो है dearness relief जो है उसको वो नहीं हो, ठीक है, ठीक है जी, पेंशन में है does not include dearness relief, ओके। पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी कौन है यहाँ पर? तो पेंशन डिसबर्सिंग मतलब बैंक्स सिलेक्टेड इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक। पेंशन disbursing authority means banks, banks selected in consultation with the Reserve Bank of India for payment of pension to government or civil pensioners as specified by CGA, ठीक है। यहाँ पर जो है पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी क्या है आपकी? बैंक्स हो गया, ठीक है, एज स्पेसिफाइड बाय CGA, ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर ट्रेजरी हो गया इंक्लूडिंग सब ट्रेजरी, और या फिर अकाउंट्स ऑफिसर में से कोई भी होता है। अब PPO क्या बोलता है? इंक्लूड्स ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर। PPO है, PPO का मतलब होता है, PPO का मतलब होता है ई पेंशन ऑर्डर भी उसके अंदर आएगा। देन क्वालिफाइंग सर्विस मतलब मींस सर्विस रेंडर्ड बाय व्हाइल ऑन ड्यूटी और अदरवाइज व्हिच शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ, मीन जो है सर्विस रेंडर्ड है व्हाइल ऑन सर्विस, और अदरवाइज which shall be taken into account for the purpose of pensions and
ग्रेचुटीज, ओके, ग्रेचुटीज एडमिसिबल अंडर दीज रूल्स, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूड पेंशन और सर्विस ग्रेचुटी, और रिटायरमेंट में वेयर एडमिसिबल, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या होता है, आपका पेंशन आती है, कुछ पेंशन या फिर सर्विस ग्रेचुटी या फिर रिटायरमेंट ग्रेचुटी वेयर एडमिसिबल। सर्विस बुक का मतलब क्या है, इंक्लूडेड सर्विस रोल इफ एनी, ट्रेजरी मतलब सब ट्रेजरी, वर्ड्स एंड एक्सप्लेन यूज्ड हियर इज नॉट एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द फंडामेंटल राइट्स हैव द मीनिंग, तो जो भी एफआर के अंदर जो है वो इसका इसका जो है सेम मीनिंग आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसमें, गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विसेज एंड पोस्ट टू विच दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई। देखिए, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ट्रांसफर्ड परमानेंटली, ओके, टू अ सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई from a service or post to which these rules do not apply shall become subject to these rules। तो मान लीजिए कोई भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम सर्विसेज एंड पोस्ट टू विच दीज रूल्स, जहाँ पर ऐसे सर्विस में जहाँ पर जो है ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, तो उस केस में क्या होगा, अ पर्सन इज ट्रांसफर्ड परमानेंटली कह रहा है वो, किसी को अगर आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, परमानेंटली, ठीक है, टू अ सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स, फ्रॉम अ सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई, तो इसमें क्या होगा, कुछ कंडीशन है, शेल बिकम सब्जेक्ट टू दीज रूल्स, क्या वो है कंडीशन यहाँ इसमें, दैट इज प्रोवाइडेड दैट it shall be open to him within 6 months of the date of issue of the order of his permanent transfer. If he is on leave on that day, then within 6 months on his return from leave, whichever is later, to elect to be governed by the pension rules to which he was subject immediately before the date of his transfer। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो इट शैल बी ओपन टू हिम, ठीक है, ये ओपन रहेगा उनके लिए विद इन 6 months ऑफ हिज डेट ऑफ, या तो डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर से, ठीक है, ऑफिस पर, और इफ ही इज ऑन लीव, अगर मान लीजिए वो छुट्टी पर है ऑन दैट डे, देन विद इन 6 months ऑफ हिज रिटर्न फ्रॉम लीव, जब भी वो लीव से आते हैं तो उसके लीव के 6 महीने बाद, विच एवर इज लेटर, जो भी जो है बाद में आएगा, ठीक है, इन दोनों डेट में मान लीजिए कोई 3 महीने की छुट्टी पर गया है, तो उनको जो है एक तरीके से 9 months मिल जाएंगे, ठीक है। टू इलेक्ट टू बी गवर्नड बाई दी, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी जो है इलेक्ट करना है उनको, टू बी गवर्न बाय द पेंशन रूल्स टू विच ही वाज सब्जेक्ट इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ हिज ट्रांसफर, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। सेकंड बोलता है द ऑप्शन अंडर द प्रोविजन 2 सब रूल 1, ये ऑप्शंस जो हैं इसके अंडर द रूल सब शैल बी एक्साइज इन राइटिंग, एंड और आपको ये जो है कब कब करना है, आपको ये आपको राइटिंग में करना है, ठीक है, और क्या है, एंड कम्युनिकेट, राइटिंग में कम्युनिकेट करना है टू द अथॉरिटी मेकिंग सच एन ऑर्डर, ठीक है, इस अथॉरिटी को जो कि ऑर्डर निकाल दे आप ट्रांसफर। तो ऑप्शन 1 एक्साइज शैल बी फाइनल, आपने एक बार जब ऑप्शन एक्साइज कर लिया वो फाइनल होगा आपका, बार बार चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है, राइट। तो चलिए इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। जनरल कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या जनरल कंडीशन चैप्टर 2 में हमारा, क्लेम्स टू पेंशन और फैमिली पेंशन। अब फैमिली पेंशन या फिर क्लेम्स टू पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है, देखिए, any claim to pension or family pension shall be regulated by the provisions of these rules in force at the time when a government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies as the case may be, ठीक है। तो any claim to pension या family pension जो है shall be regulated by the provisions of these rules, ठीक है, in force at the time, मतलब जो है वो डिपेंड करेगा क्लेम टू, किसी का भी जो क्लेम है, एनी क्लेम टू पेंशन जो है या फिर फैमिली पेंशन जो है, it shall be regulated by the provision of these rules in force at the time when a government servant retires or is retired or is discharged या फिर allowed to resign from service as the case may be, जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, मतलब कौन कौन पर्सन जो है वो क्लेम कर सकता है पेंशन के लिए या फिर फैमिली पेंशन के लिए। तो बोलता है एनी क्लेम टू पेंशन, फैमिली पेंशन वो रेगुलेट की जाएगी बाय द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स इन फोर्स एट द टाइम व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स, वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कब रिटायर होता है या फिर इज रिटायर्ड, या फिर रिटायर्ड कब रिटायर होता है या फिर रिटायर्ड हो चुका है, किस डेट से, वो डेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, एट द टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो मेन है वो है इन फोर्स दीज रूल्स इन फोर्स एट दैट टाइम, वो डिपेंड करेगा एट दैट टाइम कि वो किस पे, या तो वो रिटायर होते हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर डिस्चार्ज हो चुके हैं या फिर अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विसेज या फिर वो जो है डाई हो जाते हैं, राइट, मर जाते हैं इन केस में। तो इसके जैसा भी केस होगा, बोलते द डे ऑन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स और इज रिटायर्ड डिस्चार्ज अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस एज द केस में बी शैल बी ट्रीटेड एज हिज लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे। तो जिस दिन भी जो है वो पर्सन द डे की बात, किसकी बात कर रहा है, द डे, ठीक है, द डे ऑन विच, जैसे कुछ भी होता है एज द केस में भी, इट शैल बी ट्रीटेड एज हिज लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे माना जाएगा, एंड द डेट ऑफ डेथ शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है
कि डेट ऑफ डेथ जो है शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ कंप्लीटेड वर्किंग डे माना जाएगा उस डे का भी, ठीक है। कोई पर्सन है अगर ऐसे रिटायर्ड होता है, डिस्चार्ज होता है, अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस एज द केस में भी शैल बी ट्रीटेड एज हिज लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे उसका माना जाएगा एज द डेथ और एंड द डेथ ऑफ डेट ऑफ डेथ शैल बी ट्रीटेड एज अ कंप्लीटेड वर्किंग डे माना जाएगा उसमें, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट in a case where the government servant immediately before his retirement or death was absent from duty or on leaves or otherwise or was under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence of or absence or a suspension. बोलता है इस इन केस में बोलता है कि प्रोवाइड दैट इन केस अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ वाज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, क्या कह रहा है, अगर वो एब्सेंट थे ड्यूटी से, ही वाज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है, ऑन लीव, was absent from duty on leave, ठीक है, ठीक है, और अदरवाइज और ठीक है, और अदरवाइज, ठीक है, और अंडर सस्पेंशन, ठीक है, द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ, ठीक है जी, शैल बी पार्ट ऑफ सच लीव। तो इवन जो डे ऑफ रिटायरमेंट है ना और जो डेथ जो है, और डेथ के केस में डे ऑफ रिटायरमेंट शैल बी पार्ट ऑफ सच लीव और एब्सेंस और सस्पेंशन, वो जो है अगर आप उस दिन एब्सेंट थे, was absent from duty on leave, was absent from duty on permission, without leave होना चाहिए ना, बोलता प्रोवाइड दैट इन केस द गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ, और एक दिन पहले या इस तरीके से दिन से पहले ही वाज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, अगर वो उस दिन जो है एब्सेंट थे ड्यूटी पे, ठीक है, और या फिर फ्रॉम ड्यूटी ऑन लीव ही वाज एब्सेंट फॉर डेथ, बोलता बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ वाज एब्सेंट, यहाँ पे रिटायरमेंट और डेथ or death was absent from duty on leave or otherwise or was under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence or suspension, इसको माना जाएगा, ठीक है। But that in a case where the government servant immediately before his retirement or death is absent from duty on leave, ऑन लीव मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और अपने रिटायरमेंट से पहले या फिर डेथ वाले दिन जो है या फिर डेथ के केस में वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है, तो वो एब्सेंट थे, बोलता है एब्सेंट थे अदरवाइज या फिर लीव और अदरवाइज, ओके, और अदरवाइज वो सस्पेंशन थे, और द डे ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ शैल बी पार्ट ऑफ सच लीव, और अच्छा और लीव पे थे, वो एब्सेंट ऑन ड्यूटी या फिर ऑन लीव आएगा ये यहाँ पे आएगा आई थिंक, ऑन लीव पर थे, अदरवाइज और अंडर सस्पेंशन द डे ऑफ रिटायरमेंट और डेथ शैल बी पार्ट ऑफ सच लीव और एब्सेंस और सस्पेंशन, तीनों बोल रहा है, या तो लीव माना जाएगा, एब्सेंस हो गए या फिर सस्पेंशन, तो जो भी उनका एक दिन पहले का था वही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पेंशंस, अब कुछ लिमिटेशंस है नंबर ऑफ, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट अर्न टू पेंशन इन द सेम सर्विस और द पोस्ट एट द सेम टाइम और बाय द सेम कंटिन्यूस सर्विस, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ही शैल नॉट अर्न टू पेंशन, दो पेंशन इकट्ठे नहीं लेंगे, इन द सेम सर्विस, अगर वो सेम सर्विस में है, ठीक है, सेम सर्विस पे हैं, सेम पोस्ट होल्ड कर रहे हैं एट द सेम टाइम और उसी समय, और बाय द सेम कंटिन्यूस सर्विस, ठीक है, या तो वो सेम सर्विस या सेम पोस्ट पर हो एट द सेम टाइम और बाय द सेम कंटिन्यूस सर्विस, अगर ऐसा केस है तो उसमें नहीं होगा, एक्सेप्ट जैसे कि रूल 19 और 20 में प्रोवाइड किया गया है दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन पेंशन और रिटायरिंग पेंशन और कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन और हु इज इन रिसीट ऑफ अ कंपैशनेट अलाउंस ऑन हैविंग बीन dismissed or removed from service is subsequently re-employed shall not be entitled to separate pension or gratuity for the period of his re-employment। तो बोलता है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल नंबर 19 और 20 एंड दैट इज काउंटिंग ऑफ प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस इन द केस ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्विस और काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बिफोर सिविल सर्विस, इन दोनों को रूल को छोड़ के, ठीक है, यदि काउंटिंग ऑफ प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विसेज, रिटायरमेंट से पहले सिविल सर्विस एज द केस ऑफ रीएम्प्लॉयड गवर्नमेंट जिसको रीएम्प्लॉय कर लिया जाता है,
या फिर काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बिफोर द सिविल एम्प्लॉयमेंट, उन दोनों को छोड़ के एक्सेप्ट इन द रूल 1920 अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड ऑन अ सुपरएनुएशन पेंशन, जो कि सुपर हैविंग रिटायर्ड ऑन अ सुपरएनुएशन पेंशन पे रिटायर हो गए हैं, या फिर और रिटायरिंग पेंशन और कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, और हु इज इन रिसीट ऑफ अ कंपैशनेट अलाउंस और हैविंग बीन डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस इज सब्सिक्वेंटली रीएम्प्लॉयड shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, दोबारा बोलेंगे इसको। जैसे कि रूल 19 और 20 के अंदर दिया गया, जिन्होंने पहले सर्विस सिविल में कर लिया, मिलिट्री में कर लिया, उनको छोड़ के एक्सेप्ट उनको छोड़ के जो है, ठीक है, उन मतलब उनको उनको दो पेंशन अलाउड है। गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन पेंशन, जो भी जो रिटायर हो गए हैं सुपरएनुएशन पेंशन पे और रिटायरिंग पेंशन पे या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन पे, और हु इज इन रिसीट ऑफ अ कंपैशनेट अलाउंस, जिसको कंपैशनेट अलाउंस भी मिल रहा है, ठीक है, ऑन हैविंग बीन डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस इज सब्सिक्वेंटली री एम्प्लॉयड, अगर उनको जो है दोबारा से री एम्प्लॉय किया जाता है तो वो जो है shall not be applied for a separate pension or for the gratuity for the period of his re-employment, उसके लिए नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बोलता है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 1920। सबसे पहली बात तो ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड, जो भी जो है रिटायर हो गए हैं, हैविंग रिटायर्ड ऑन अ सुपर एनुएशन पेंशन पे या फिर रिटायरिंग पेंशन पे या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन हो गई उनके, और हु इज इन रिसीट ऑफ अ या फिर कंपैशनेट अलाउंस जिनको मिल रहा है ऑन हैविंग बीन डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस इज सब्सिक्वेंटली रिप्लॉयड, अगर उनको मान लीजिए दोबारा से री एम्प्लॉय कर दिया जाता है, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अ सेपरेट पेंशन, वो सेपरेट पेंशन के लिए एंटाइटल नहीं होंगे, या फिर ग्रेचुटी फॉर द पीरियड ऑफ हिज री एम्प्लॉयमेंट, उस पीरियड के लिए फॉर द पीरियड ऑफ हिज सेपरेट पेंशन, या फिर ग्रेचुटी ग्रेचुटी भी नहीं मिलेगी उनको फॉर द पीरियड ऑफ हिज री एम्प्लॉयमेंट के लिए भी नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रोवाइडेड दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज प्रीवियसली अपॉइंटेड इन एन ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग and was subsequently appointed with proper permission of that body or undertaking in the government servant on will be eligible for pension or gratuity for the service rendered in the government in addition to the pension and gratuity if any received by him from the autonomous body or the public undertaking for the service rendered in that body or undertaking, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज प्रीवियसली अपॉइंटेड, किसमें था, किसी ऑटोनोमस बॉडी में थे या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में थे, ठीक है, वो सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड और उनको जो है सब्सिक्वेंटली जो है अपॉइंट किया कर लिया गया, ठीक है, सब्सिक्वेंटली अपॉइंट हो गए वो विद प्रॉपर परमिशन, क्या, विद प्रॉपर परमिशन, ठीक है, ऑफ दैट बॉडी और अंडरटेकिंग इन द गवर्नमेंट सर्विस बिफोर, अगर वो 31 दिसंबर 2003 के लिए हो गए तो ये क्या होगा, बिफोर हो गया ना वो, तो बिफोर 31 किसी तो इस केस में क्या होगा, देन यस ही विल बी एलिजिबल, तो क्या होगा, ही विल बी eligible for pension or gratuity for the service rendered in the government in addition to the pension gratuity if any received by him, ठीक है, तो pension gratuity in addition to the pension and gratuity if any received by him from the autonomous body और public PSU जो है उनसे कोई भी मिलता है तो उस पर होगा for the service rendered in that body or undertaking, ठीक है। provided further that, इसके अलावा भी बोलता है that the total amount of gratuity in respect to the service rendered in the autonomous body public and the service rendered in the government shall not exceed the amount which have been admissible taking into account the entire service rendered by the government service। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये देते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन दिया इन्होंने, shall not, कि ये जो पेंशन है ना, that shall not exceed the amount that would have been admissible taking into account the entire services rendered by government servant in the autonomous body or public sector undertaking and the government and the emoluments on retirement from government, ठीक है। तो जो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, ठीक है, क्या कहता है, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, जो भी उनकी टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन द autonomous service and the services rendered and the government shall not exceed, total amount of gratuity है shall not exceed the amount that would have been admissible taking into account the entire service rendered by the government servant in the autonomous body या फिर public sector and the government and the emoluments on retirement from government, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मतलब देखिए, कोई बोलता है a government servant shall be deemed to have been appointed in the government with proper permission if he had applied for the post or service or post in the government with previous permission of the autonomous body, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई भी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट विद प्रॉपर परमिशन इफ ही हैड अप्लाइड, कह रहा है इफ ही हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट और सर्विस इन द गवर्नमेंट विद प्रीवियस परमिशन, या तो परमिशन लिया हो ऑटोनोमस बॉडी अंडरटेकिंग एंड द ऑर्डर ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी अंडरटेकिंग क्लियरली, और जो अंडरटेकिंग है ना पीएसयू से, क्लियरली इंडिकेट दैट द एम्प्लॉय इन रिजाइनिंग टू जॉइन द पोस्ट इन द गवर्नमेंट विद प्रॉपर परमिशन ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है।
एज द केस में अगर ऐसे लिखा है तो उसको शैल बी डीम टू हैव बीन अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट विद प्रॉपर परमिशन, ठीक है। दूसरा बोलता है पेंशन इफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन ऑटोनोमस बॉडी और शैल बी पेड बाय द कंसर्न्ड ऑटोनोमस बॉडी। पेंशन जो है ना वो shall be paid by the concerned autonomous body or the public itself and there shall be no liability on the part of government। लेकिन जो है there shall be no liability on the part of the government towards pension of the service rendered by the government servant in the said autonomous body or PSU undertaking before joining सर्विस जो है अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है, वो बस वही टोटल ग्रेचुटी जो है shall not exceed the amount that would have been admissible taking into account the entire services rendered by the government servant, ठीक है, in the autonomous body and the public sector undertaking and the गवर्नमेंट एंड द इमोल्यूमेंट और रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं पेंशंस। हमारा जो रूल नंबर 7 आता है इसमें अंदर, दैट इज पेंशंस एंड फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट। देखिए हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्यूचर में भी आपको अच्छे रहना है, ठीक है। तो बोलता है फ्यूचर गुड कंडक्ट शैल बी एन इम्प्लाइड कंडीशन। ये क्या है, एक इम्प्लाइड कंडीशन है, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि आप ऐसा नहीं कि आप रिटायरमेंट हो गए तो आप कैसे भी करेंगे, नहीं। ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि अगर आपको गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है, एक इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन एंड इट्स कंटिन्यूस अंडर दीज रूल्स, कि आप जो है फ्यूचर में भी अच्छा कंडक्ट रखेंगे बाय द अपॉइंट, ठीक है। The appointing authority may, in order or in writing, withhold or withdraw a pension of a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pension is convicted for a serious crime or found guilty of a grave misconduct, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेव, अगर जो है if the pensioner is convicted for a serious crime या फिर found guilty of a grave misconduct, तो उस केस में क्या है, उस केस में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी में बाय इन ऑर्डर, इन ऑर्डर बाय ऑर्डर इन राइटिंग विद होल्ड कर सकती है और विड्रॉ कर सकती है पेंशन, ठीक है। विद होल्ड भी कर सकती है, ठीक है, और विड्रॉ भी कर सकती है पेंशन, और अ पार्ट या फिर उसका पार्ट दे रहा वेदर परमानेंटली और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। परमानेंटली भी कर सकती है या फिर किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए भी कर सकती है, ठीक है। इफ द पेंशन इज कंप्लीट फॉर अ सीरियस क्राइम के लिए होता है, या फिर फाउंड गिल्टी ऑफ अ ग्रेव मिसकंडक्ट, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्ट ऑफ पेंशन इज विदहेल्ड और विड्रॉन, द अमाउंट ऑफ सच पेंशन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ सच पेंशन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो द अमाउंट ऑफ मिनिमम पेंशन, ठीक है। लेकिन तब भी अगर मान लीजिए विदहोल्ड होती है, तब भी जो है if the where the pension is withheld, where the pension is withheld, ठीक है, but it shall not be reduced below the amount of minimum pension, ठीक है, वो मिनिमम पेंशन से नीचे नहीं जाएगा, जैसे कि रूल नंबर 44 के अंदर बताया गया है। तो रूल नंबर 44 क्या कहता है आपका, देख लेते हैं एक बार। रूल नंबर 44 आपका अमाउंट ऑफ पेंशन, मतलब किस तरीके से आपको अमाउंट ऑफ पेंशन मिलेगी वो बताया आपका, ठीक है। चलिए जी, तो मैं हमें बस इतना कि मिनिमम पेंशन से नीचे नहीं जाएंगे, अभी हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे उनके बारे में भी जो टर्म्स दे रखे हैं। वेयर अ पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ अ सीरियस क्राइम बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, एक्शन अंडर सब रूल 1 शैल बी टेकन इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द कोर्ट रिलेटिंग टू सच कंडीशन, ठीक है। अगर कोई सीरियस क्राइम हो गया है, ठीक है, इफ अ पर्सन इज पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ अ सीरियस क्राइम बाय कोर्ट ऑफ लॉ, जो है एक्शन जो है अंडर सब रूल 1 शैल बी टेकन, जो एक्शन जो आप लेंगे ना, ये एक्शन जो आप लेंगे शैल बी टेकन ऑन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जो कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, रिलेटिंग टू सच कन्विक्शन, ठीक है। बोलते हैं इन केस नॉट फॉलिंग अंडर सब रूल 2, मान लीजिए सब रूल 2 के अंदर नहीं, द अथॉरिटी रेफर्ड टू इन सब रूल 1 फर्स्ट कंसीडर दैट द पेंशन इज प्राइमा फेसी गिल्टी, अगर मान लीजिए जो भी आपकी जो अथॉरिटी है, ठीक है, अगर वो कंसीडर करती है दैट द पेंशनर इज प्राइमा फेसी गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, ठीक है, ही शैल बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, बिफोर पासिंग एन ऑर्डर उनको क्या करना है, ही शैल बिफोर पासिंग एन ऑर्डर क्या करेंगे, सर्व अपॉन द पेंशनर नोटिस, के ऊपर एक नोटिस देंगे उनको एक, ठीक है, नोटिस स्पेसिफाइंग द एक्शन प्रपोज्ड, ठीक है, जिसके अंदर आप कहेंगे कि भाई एक्शन हम ये प्रपोज कर रहे हैं, स्पेसिफाइंग द एक्शन प्रपोज टू बी टेकन अगेंस्ट हिम और ऑन द ग्राउंड ऑन विच इज प्रपोज टू बी टेकन, वो क्या आपके ग्राउंड क्या क्या है उनके, ठीक है, ग्राउंड क्या है आपके, इज प्रपोज एंड कॉलिंग अपॉन हिम सबमिट एंड कॉलिंग अपॉन हिम टू सबमिट विद इन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस और सच फॉर द टाइम एक्सीडिंग नोट 15 days, ठीक है, as the case may be allowed by the said authority such representation as may be he may wish to against the proposal, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहले तो इन्होंने यहाँ पे बोला 15 days और फिर जो है नोट 15 days, तो 15 दिन इन्होंने 2 बार दे दिया आपको, 15 दिया एक बार, इसके अंदर आपको बताना है, बट अगेन जो है नोट 15 days से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय द पेंशनर, फिर उसको क्या कंसीडरेशन देना है विदाउट prejudice to the provisions of sub rule 3, okay, no government servant who having worked in an intelligence or security organization including the schedule 2 the right to information act shall without proper prior clearance from the head of the organization may make any publication, ठीक है।
तो ये रूल विदाउट प्रिजुडिस टू द, अगर ऐसा होता है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट जो हु हैज वर्कड इन हैविंग वर्कड इन इंटेलिजेंस या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में, इंक्लूडिंग द सेकंड शेड्यूल, राइट, शेल विदाउट प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी आपको मेक एनी पब्लिकेशन, कुछ भी आपको पब्लिसाइज नहीं करना है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द एनी मटेरियल रिलेटिंग टू एंड इंक्लूडिंग क्या, डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन में था, आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी रेफरेंस, अंदर कोई रेफरेंस हो, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सनल एंड हिज डेजिग्नेशन, ठीक है, या फिर उनके उनके बारे में इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सनल, ठीक है, या फिर उनकी डेजिग्नेशन, ठीक है, एंड एक्सपर्टीज ऑफ नॉलेज और नॉलेज गेन बाय वर्च्यू ऑफ वर्किंग इन दैट, और या फिर आपको वो एक्सपर्टीज जो नॉलेज आपको मिली है ना, गेन बाय वर्च्यू ऑफ वर्किंग अंडर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपको शेयर नहीं करनी है, ठीक है। मेक एनी पब्लिकेशन नहीं करनी है उसकी, ठीक है, मेक एनी पब्लिकेशन, पब्लिकेशन नहीं करना है उसका, कि उसके अंदर ऐसा होता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है, द डिस्क्लोज ऑफ विच वुड प्रेजुडिस इफेक्ट द सोवरेनिटी, कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि दैट वुड प्रेजुडिस prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, security और इस तरह से which would lead to incitement of an offense, तो वो भी नहीं करनी है, ठीक है। और जो भी उसके डोमेन में आ रही थी उस टाइम में, डोमेन ऑफ एन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एनी रेफरेंस अबाउट दिस, वो नहीं आपको रिवील करनी है। ये बोलता है the government servants who have worked in intelligence or security organization including the second Security Act shall give an undertaking, इनको क्या करना है, एक undertaking देनी है, ठीक है, they shall give an undertaking in regard to the above informant and any failure, any failure to observe such undertaking on the part of the retired government servant shall be treated, ठीक है, shall be treated as grave misconduct, ठीक है, इसको grave misconduct माना जाएगा, ठीक है। In the case of a government servant transferred out of an organization referred to in the schedule B on completion of deputation, अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनका ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन आउट हो गए हैं वो, ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ डेपुटेशन और अदरवाइज द रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग इन डुप्लीकेट शेल बी ऑब्टेन, तो इस केस में भी जो है एक अंडरटेकिंग, द रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग जो है इन डुप्लीकेट शैल बी ऑब्टेन्ड, वहां से ऑब्टेन करनी है, बी ऑब्टेन्ड, shall be obtained from the government servant and at the time of transfer, and one copy of the undertaking shall be kept in a service book, ठीक है, और उसकी सर्विस बुक में रखना है, shall be kept in the service book of the government and an entry to this effect shall be made in the service book that and the other copy shall be kept in the aforesaid organization for his record, ठीक है, और दूसरी जो है अदर कॉपी जो है उसको अंडरटेकिंग shall be kept in the aforesaid organization for record, ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी रखना है। the head of organization shall vest with the authority to decide, जो भी आपका हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है शेल वेस्ट विद द अथॉरिटी, उनके पास क्या है, दे वेस्ट विद द अथॉरिटी टू डिसाइड एट वेदर द प्रपोज्ड मटेरियल फॉर पब्लिकेशन इज सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव, यहाँ पे कौन बताएगा द प्रपोज्ड मटेरियल फॉर पब्लिकेशन इज सेंसिटिव है या फिर नॉन सेंसिटिव है, एंड वेदर इट फॉल्स इन द डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा। वेयर द अथॉरिटी कंपेटेंट टू पास एन ऑर्डर, जहां पर भी जो अगर कोई भी अथॉरिटी है, अथॉरिटी टू पास एन ऑर्डर अंडर सब रूल 1, अंडर सब रूल 1, सब रूल 1 क्या है आपका, इम्प्लाइड कंडीशन, जैसे या फिर अपॉइंटेड आपको राइटिंग में देना है, विद होल्ड पेंशन कर सकते हैं कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी परमानेंटली या फिर इस तरीके से, ठीक है, क्या कह रहे हैं, वेयर द अथॉरिटी कंपेटेंट टू पास एन ऑर्डर अंडर रूल सब 1 इज द प्रेसिडेंट, यहाँ पर भी जो अथॉरिटी कंपेटेंट है ना, अगर अथॉरिटी कंपेटेंट अगर वो प्रेसिडेंट है तो यूपीएससी एंड शेल बी कंसिडर्ड, तो इस केस में आपको ठीक है, ओके, तो जहां पर भी जो है कंपेटेंट अथॉरिटी कमिंग टू पास एन ऑर्डर अंडर सब रूल, मतलब कि जो कि उनको सब रूल के अंदर कहता है कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जहां पर जो है मेड इन राइटिंग, जो भी कोई भी अथॉरिटी अगर प्रेसिडेंट है एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है, जो कि विड्रॉ पेंशन विड्रॉ कर सकती है या फिर विदहोल्ड कर सकती है परमानेंटली भी या फिर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ठीक है, अगर वो सीरियस क्राइम के लिए मिस वो होता है तो,
केस में अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट है, अगर वो उनकी कंपनी अथॉरिटी, तो इस केस में आपको क्या करना है, यूपीएससी जो है ना, देन यूपीएससी जो है शैल बी कंसल्टेड बिफोर एनी ऑर्डर इज पास, ठीक है, तो आपको यूपीएससी से कंसल्ट करना है। बोलता है एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सब रूल 1 पास्ड बाय एनी अथॉरिटी, कोई भी अपील जो है अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सब रूल 1 पास बाय एनी अथॉरिटी अदर देन प्रेसिडेंट शैल लाइट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर वो अदर देन प्रेसिडेंट है, कोई भी आप अपील करना चाहते हैं, ठीक है, अगेंस्ट एन ऑर्डर, ठीक है, अंडर सब रूल 1 पास्ड बाय एनी अथॉरिटी अदर देन प्रेसिडेंट, अगर वो अदर देन प्रेसिडेंट है, देन प्रेसिडेंट है, तो इट शैल लाई टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट शैल इन कंसल्टेशन, और प्रेसिडेंट भी क्या करेंगे इसमें, प्रेसिडेंट भी जो है इन कंसल्टेशन विद द यूपीएससी पास सच ऑर्डर, द प्रेसिडेंट जो है शैल इन कंसल्टेशन विद द यूपीएससी पास सच ऑर्डर्स ऑन द अपील एज ही डीम्स फिट, जैसे उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस द एक्सप्रेशन पेंशन इंक्लूड्स फैमिली पेंशन, अब इसमें पेंशन में क्या क्या है, यहाँ पर पेंशन का मतलब है आपका फैमिली पेंशन एंड द एक्सप्रेशन पेंशनर इंक्लूड्स फैमिली पेंशन, यहाँ पर पेंशनर का मतलब जो है फैमिली पेंशनर की है, ठीक है। और द एक्सप्रेशन सीरियस क्राइम का मतलब इंक्लूड्स अ क्राइम इन्वॉल्विंग अंडर द ऑफेंस सीक्रेट एक्ट, यहाँ पर सीरियस क्राइम का मतलब जो है इसके अंदर एक और भी इंक्लूड कर दिया गया है, किस किसको, दैट इंक्लूड्स अ क्राइम इन्वॉल्विंग ऑफेंस अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, ठीक है। एक्सप्रेशन ग्रेव मिसकंडक्ट का मतलब होता है इंक्लूड्स द कम्युनिकेशन, दैट इंक्लूड्स द कम्युनिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ एनी सीक्रेट ऑफिशियल कोड और पासवर्ड और एनी स्केच प्लान मॉडल आर्टिकल नोट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड इन सेक्शन 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है, जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है इसमें 1923 विच वाज ऑब्टेन्ड व्हाइल होल्डिंग द ऑफिस, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट सो एज टू प्रेजुडिशियली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, ठीक है, तो वो भी जो है इसके अंदर ग्रेव मिसकनेक्ट में आएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन पब्लिकेशन का मतलब क्या है आपका, दैट मींस पब्लिकेशन का मतलब है यहाँ पर दैट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन टू द प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पब्लिकेशन टू एनी बुक, लेटर, पैम्फलेट, पोस्टर और अदर डॉक्यूमेंट इन एनी फॉर्म, तो ये भी आपका पब्लिकेशन में आ जाएगा। एक्सप्रेशन इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड, इन्फॉर्मेशन मतलब वही पूरा आरटीआई वाला चलेगा आपका, पूरा रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा मटेरियल इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, हेल्ड और एक्सेस बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल इन सर्विस, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं दैट इज पावर टू विदहोल्ड और विड्रॉ पेंशन, किसके पास पावर है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं पेंशन को, विदहेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट रिजर्व्स द हिमसेल्फ द राइट ऑफ withholding a pension or gratuity or both either in full or in part or withdrawing a pension in full or in part whether permanently or for a specified period or and of ordering recovery from a pension or gratuity of the whole or any part of the pecuniary loss caused to the government if any if in any departmental or judicial process the pension is found guilty of grave misconduct, ठीक है, और negligence during the period of service including service rendered upon re-employment after retirement, तो देख लिए सब कुछ कवर कर दिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, एक ही सेंटेंस ने काफी कुछ कवर कर दिया है यहाँ पर कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट साहब के पास क्या है, ही रिजर्व्स द राइट, तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट रिजर्व्स द राइट, रिजर्व्स टू हिमसेल्फ, ठीक है, द राइट ऑफ विदहोल्डिंग, ठीक है, अब क्या क्या विदहोल्डिंग है, पेंशन विदहोल्ड कर सकते हैं, या फिर ग्रेचुटी या फिर बोथ, या फिर फुल में या फिर पार्ट में, ठीक है, और विड्रॉ कर सकते हैं उसको, होल्ड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं पेंशन, ठीक है, इन फुल पार्ट वेदर परमानेंटली और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, जैसे उनकी मर्जी, और फॉर ऑर्डरिंग रिकवरी की भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम पेंशन और ग्रेचुटी, फ्रॉम फ्रॉम अ पेंशन और ग्रेचुटी किसी भी ऑफ द होल पार्ट और पार्ट ऑफ एनी पिक्यूनरी लॉस कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, इफ एनी किस कंडीशन में कहते हैं वो, इफ इन एनी डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग द पेंशन इज फाउंड गिल्टी ऑफ किसके गिल्टी मिलते हैं अगर आप, ग्रेव मिसकंडक्ट के और नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है, इंक्लूडिंग सर्विस, और इसके अंदर जो है इंक्लूडिंग, ठीक है, सर्विसेज रेंडर्ड अपॉन रीएम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, तो वो सब कुछ जो है इसके अंदर आएगा, प्रोवाइडेड दैट द यूपीएससी शैल बी कंसिडर्ड बिफोर एनी फाइनल ऑर्डर्स आर पास, ठीक है, इसमें अंदर क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड जो भी जो है यूपीएससी जो है दैट शैल बी कंसल्टेड बिफोर एनी फाइनल ऑर्डर आर पास, ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ पार्ट ऑफ पेंशन इज विदहेल्ड or withdrawn the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum provided further where a part of pension is withheld, तो वो है जो पेंशन है shall not be reduced
बिलो द अमाउंट ऑफ मिनिमम पेंशन, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बात करता है पॉइंट नंबर 2, द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग रेफर्ड टू इन सब रूल 1 इफ इनिशिएटेड, अगर मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई इस इंस्टीट्यूट व्हाइल द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज इन सर्विस whether before his retirement or during his re-employment till after the final retirement of the government servant be deemed to be proceedings under this rule and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the government servant had continued in service, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई भी आपके अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग जो है रेफर की गई वहाँ पर 1 में, अगर ये कोई भी डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग जो है अगर इफ इंस्टीट्यूटेड वाइल इन सर्विस, जो है इंस्टीट्यूट मतलब जब आप सर्विस में तब इंस्टीट्यूट हो गई, ठीक है, वॉज इन सर्विस वेदर बिफोर इज रिटायरमेंट instituted while the government servant was in service, तो आप सर्विस में थे, whether before his retirement, तो आप सर्विस में थे, whether before his retirement or during his re-employment, मतलब ये कह रहे हैं कोई भी अगर आपके ऊपर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग चलती है, अगर वो इंस्टीट्यूट हो गई थी कब, when the government servant was in service, जब गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट है वो सर्विस पे थे, whether before his retirement or during his re-employment, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। That the departmental proceeding referred to in supplement 1 जो है if instituted while the government service, अगर वो जब स्टार्ट हुआ थी जब गवर्नमेंट सर्विस में थे, वेदर बिफोर इज रिटायरमेंट या फिर उनकी रिटायरमेंट से पहले या फिर ड्यूरिंग इज एम्प्लॉयमेंट, तो या चाहे वो सर्विस में थे, तो कंडीशन देखिए कि या तो वो तब या फिर बिफोर इज रिटायरमेंट से पहले या फिर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तब, टिल आफ्टर द फाइनल रिटायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, डीम्ड टू बी द प्रोसीडिंग्स, वो है वो डीम्ड प्रोसीडिंग मानी जाएंगी, ठीक है। गवर्नमेंट शेल आफ्टर द फाइनल रिटायरमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट बी डीम्ड टू द प्रोसीडिंग्स, क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस रूल, ठीक है, शैल बी कंटिन्यूड एंड कंक्लूडेड बाय द अथॉरिटी, इसमें होगा क्या, and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the government had continued. जैसे वो गवर्नमेंट सर्विस, चलिए आगे बात करते हैं, प्रोवाइड दैट इन ऑल द केसेस वेयर द डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट, तो मान लीजिए वो किसी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं दैट इज जो सबको आर इंस्टीट्यूटेड बाय अथॉरिटी subordinate to the president, that authority shall submit report regarding guidance the president, क्या करेंगे, वो shall submit a report regarding guiding to the president and the president shall take final decision matter in accordance with the, okay? Notwithstanding anything mentioned in sub rule 1 clause A, 1 का A, ठीक है, the department president under CCA rules while the government servant was in service and continued after retirement shall have no effect on the pension and gratuity of the pension, नथिंग मतलब कोई बोलता है जैसे कि नथिंग एनीथिंग कंटेन नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब बावजूद इसके कि शेड्यूल मेंशन है एंड क्लोज ए डिपार्टमेंटल 16 के अंदर हो गया आपका मेजर पेनल्टीज अगर कुछ भी जाती है उसके अंदर, में नहीं, में क्या है माइनर पेनल्टी, while the government servant was in service and continued after retirement shall have no effect on the pension, मतलब तो आपका जो रूल 16 है ना, आई थिंक माइनर पेनल्टी
जो रूल, यस, दीज आर माइनर पेनल्टीज, ठीक है। तो अगर माइनर पेनल्टीज होता है तो उसको एनीथिंग मेंशन माइनर पेनल्टी आपका of the central 1965, while the government servant service and continued after retirement shall have no effect. Pension and gratuity of the pension, मतलब माइनर पेनल्टी के केस में अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। द डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स इफ नॉट इंस्टीट्यूटेड व्हाइल द गवर्नमेंट सर्विस, अदर बिफोर हिज रिटायरमेंट और ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर कोई डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग इफ जो गवर्नमेंट सर्विस पे थे या बिफोर हिज रिटायरमेंट or during his re-employment shall not be instituted with the sanction of the president format 2, shall not be instituted except with the sanction of the president in format 2, shall not be in respect of any event, shall be conducted by such authority and such place as the president made at and in accordance with the applicable department or this government service, provided that for the purpose of institution charges shall be communicated national, क्योंकि जो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगर हम बात करते हैं, अगर वो इंस्टीट्यूट एंड द गवर्नमेंट सर्विस जो है वो सर्विस पे थे या फिर बिफोर हिज रिटायरमेंट और ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, शैल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, वो जो है तब अगर मान लीजिए अगर कोई भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की बात ध्यान देने वाली है, अगर कोई भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है अगर वो इंस्टीट्यूट नहीं हुई थी जब वो गवर्नमेंट या फिर उनके रिटायरमेंट से पहले या फिर री एम्प्लॉयमेंट पे अगर नहीं हुई है, शैल नॉट बी इंस्टीट्यूट, तो वो शुरू नहीं होंगी एक्सेप्ट विद द सैंक्शन। तो आपको अगर मान लीजिए कोई बंदा रिटायर हो चुका है उसके बाद आपको चलाना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैंक्शन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, पहली चीज। दूसरा, शैल नॉट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट विच टुक प्लेस मोर देन 4 years बिफोर सच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। शैल नॉट बी होता है, शैल नॉट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट विच टुक प्लेस मोर देन 4 years बिफोर सच इंस्टीट्यूशन, मतलब उस वो जो है 4 साल से पहले, शैल नॉट बी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट जो है उसमें आप शैल नॉट बी इन, मतलब जो आप जो
डीआई जो आप करना चाह रहे हैं ना, डिसिप्लिन बोलते हैं इसको, जो आगे आप करना चाहते हो, ये उस केस में नहीं होगी। किसी भी इवेंट, जो भी इवेंट जो है, अगर दैट टुक प्लेस मोर देन 4 years बिफोर, अगर 4 साल से पहले हुआ है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, उनकी रिटायरमेंट से 4 साल पहले हुआ, तो उस पर आप नहीं प्रोसीड कर सकते। शैल बी कंडक्टेड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच प्लेस एज द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट। तो उसके बाद भी है प्रोसीडिंग्स है, शैल बी कंडक्टेड बाय सच अथॉरिटी, उन अथॉरिटी को करनी है, ठीक है, will be conducted by such authority and at such place as the president may direct, जहाँ पर प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं वहां पर, in accordance with the procedure applicable to, और ये जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इसमें, in accordance with the procedure applicable to departmental procedure, ठीक है, in which order of dismissal from service could be made in relation to government servant during his service, ठीक है। Provided that for the purpose of instituting department proceedings under this sub rule, a memorandum of charges shall be communicated to person concerned। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा आपको, अगर मान लीजिए करते हैं, इंस्टीट्यूशन करते हैं, तो a memorandum of charges shall be communicated to the pensioner concerned, ठीक है। Where a full fledged inquiry is conducted, जहाँ पर जो है full fledged inquiry giving an opportunity to the pensioner to show cause during the proceedings in accordance with the civil and any further opportunity to show cause would not be necessary before taking action, ठीक है। जहाँ पर full fledged inquiry हो रही है, अगर देखिए यहाँ पर अगर कोई फुल फ्लेज इंक्वायरी इज कंडक्टेड, ठीक है, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर जो है पहले ही आपने एक अपॉर्चुनिटी, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी पेंशनर टू कोज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग विद, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका, एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी जो है तो शो वुड नॉट बी नेसेसरी, वहां पर जो है वो नेसेसरी नहीं होगा, ठीक है, कि उनको दोबारा से जो है इसे किया जाए, ठीक है। फिर बोलता है नेक्स्ट चलते हैं इसके अलावा, in the case of government servant who has retired on attaining the supervisor otherwise or against whom any department or institute or where department under rule 14 of the CC rule, जहाँ पर मेजर पेनल्टी की बात आ रही है, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूल 14 क्या कहता है, इन हमारा मेजर पेनल्टी दिस आर कंटिन्यूड अंडर सब रूल 2, प्रोविजनल पेंशन शैल बी सैंक्शन, ठीक है। मेजर पेनल्टी की जहाँ बात आती है, होता है कोई भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, और अगेंस्ट वुमेन डिपार्टमेंट आर इंस्टीट्यूट और वेयर डिपार्टमेंटल तो जहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग मेजर पेनल्टी जो डिसाइड किया गया आर कंटिन्यूड अंडर सब रूल 2, प्रोविजनल पेंशन यहाँ पर and where department proceeding instituted under 14 of the CCS are continued under sub rule 2, okay, and they are a provisional pension as provided in sub shall be sanctioned, तो इसमें क्या है, प्रोविजनल पेंशन हो जाएगी इसके, as provided in rule 4 shall be sanctioned, okay। In respect of government servant referred to in sub rule 3, the account officer shall authorize the provisional pension, कौन ऑथराइज करेंगे, अकाउंट ऑफिसर जो है shall authorize the provisional pension equal to the maximum pension which could have been admissible on the basis of qualifying service, ठीक है। जो भी अकाउंट ऑफिसर आपके ऑथराइज करेंगे पेंशन को to the maximum pension which would have been admissible on the basis of qualifying service up to the date of retirement of the government servant, or if he was under suspension
नहीं आया समझ में, दोबारा पढ़ेंगे इसको क्या बोलता है। फोर्थ बोलता है दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, पर टू इन सब रूल 3, मतलब जो रूल 3 में क्या बोलता है कि अगर किसी के ऊपर मेजर पेनल्टी लग जाती है, ठीक है, तो प्रोविजनल पेंशन जो उनको दी जाएगी, ठीक है। तो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट रेफर टू अकाउंट ऑफिसर क्या है, उनको ऑथराइज करेंगे पेंशन, ठीक है, इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन व्हिच वुड हैव बीन एडमिसिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। और इफ ही वाज अंडर सस्पेंशन, ठीक है, और या फिर इफ ही वाज ऑन अंडर सस्पेंशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट अप टू द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन व्हिच ही वाज, अप टू द डेट, अब तक अप टू द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन व्हिच वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। क्या रहा समझ में, क्योंकि ये कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्विस रेफर टू इन सब रूल 3, सब रूल 3 ऊपर बात करता है इन केस गवर्नमेंट सर्विस रिटायर्ड नॉट इन द एज ऑफ सुपरविजन या फिर अदरवाइज अगेंस्ट वुमेन और अदरवाइज, अच्छा अदरवाइज भी कहता है ना, सुपरविजन या फिर अदरवाइज एज ऑफ रिटायर हो गया कोई पर्सन, ठीक है, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड और वेयर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट रूल 14 major penalty of the serious classification rules are continued under sub rule 2, a provisional pension as provided in sub rule 4 shall be sanctioned। तो ये जो है सैंक्शन होनी चाहिए, ठीक है, ये बात तो अकाउंट ऑफिसर करेंगे, पेंशन दे देंगे इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन हैव बीन एडमिसिबल ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, अच्छा द मैक्सिमम पेंशन गवर्नमेंट सर्वेंट, or if he was under suspension on the date of retirement up to the date immediately preceding the date immediately preceding the date on which he was, दोबारा पढ़ते हैं इसको कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रेफर रूल 3 इन सब जो है अकाउंट ऑफिसर जो है उनको पेंशन दे देंगे मैक्सिमम पेंशन विच हैव बीन उनको जैसे वो सस्पेंड हो गए हैं, ठीक है, ठीक है, अप टू द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट, अप टू द डेट किस डेट तक, जहां तक इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन व्हिच ही वाज प्लेस्ड, आपको डाल रहे हैं ना, आप सस्पेंशन डाल रहे हैं on the date of retirement as if or if was under suspension on the date of retirement up to the date immediately preceding the date was placed under suspension, तक की डेट का ही आप अंडर सस्पेंशन आ जाएंगे ना, उसी तक की डेट की आपको मैक्सिमम पेंशन जो है काउंट करके दे देनी है ऑन द बेस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस रिटायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, और इफ ही वाज द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट इमीडिएटली डेट ऑफ, मतलब जिस दिन भी आपको डेट आप सस्पेंशन डाल रहे हैं उससे एक दिन पहले का बस आपने प्रोसीड करना है और उनको जो वहाँ तक की ही देनी है डेट, उतना ही काउंट होंगे उसमें, ठीक है। The B part, the provisional pension shall be authorized by the accounts officer during this period commencing from the date following the date of retirement up to and including the date on which after the conclusion of department judicial final orders are passed by the competent authority। The provisional pension जो भी आपके पास provisional pension जो भी आपको मिल रही है ना, it shall be authorized, किससे ऑथराइज होनी चाहिए, shall be authorized by account officer, हाँ ये तो बोला है अकाउंट ऑफिसर ही करेंगे इसको, ठीक है, it shall be पेंशन है आपकी shall be authorized, so it shall be authorized by the account officer during the authorized by the accounts officer during the period commencing from the date following the date of retirement and up to the and including the date on which after the conclusion of department final orders are passed by the competent authority, ठीक है। प्रोविजनल पेंशन जो है वो ऑथराइज की जाएगी बाय द अकाउंट ऑफिसर ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट अप टू ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट, जैसे कमेंस हुआ है वो, एंड फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद का जो दिन है, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग द डेट ऑन विच आफ्टर द कंक्लूजन, और उसको भी इंक्लूड करेंगे एंड इंक्लूडिंग करेंगे उसको डेट को, ऑन विच आफ्टर कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंट फाइनल ऑर्डर्स आर पास्ड, जहाँ पर जो है फाइनल ऑर्डर्स पास होते हैं का जो है वो बाय द कंपनी अथॉरिटी, वो मतलब वो तो प्रोविजनल जो पेंशन जो है ना वो ऑथराइज की जाएगी बाय द अकाउंट ऑफिसर ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, कमेंसिंग फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, पेंशन जिस दिन से शुरू हुई ड्यूरिंग द पीरियड कमेंसिंग, जिस दिन से वो शुरू हो रही है, फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जहाँ से वो डेट जो है फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट अप टू एंड इंक्लूडिंग द डेट जहाँ पर वो फाइनल ऑर्डर पास हो रहे हैं उसको भी आप काउंट करेंगे। नो ग्रेच्युटी शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द डिपार्टमेंट
आर इश्यूड फॉर फाइनल ऑर्डर देयर ऑन, ठीक है। कोई ग्रेचुटी पास नहीं होगी, शैल बी पेड, ठीक है, नो ग्रेचुटी, ठीक है, अगर जब तक अंटिल फाइनल ऑर्डर जब तक ना हो जाएंगे, ठीक है, अंटिल फाइनल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट बी एप्लीकेबल वेयर एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो यहाँ पर जो एलिगेशन है ना ऑफ मिसकंडक्ट दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट और देयर डिपार्टमेंट जुडिशियल आर कंटेम्पलेटेड, यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स हैं दे आर कंटेम्पलेटेड, ठीक है, डिपार्टमेंटल या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं आर कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट बट हैव नॉट एक्चुअली बीन इंस्टीट्यूटेड और डीम्ड टू हैव बीन on this the date of retirement of the government servant, the pension and gratuity till the date of retirement of the government servant, the pension and gratuity in such case shall be authorized to be paid by the government servant retirement in accordance with the rules, ठीक है। तो अगर जहाँ पर ये कर रहे हैं वहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको सारा ग्रेचुटी जो भी पेंशन है, पेंशन, ठीक है, एंड द ग्रेचुटी शैल बी ऑथराइज्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। Provide that any department institute after retirement of the concerned shall be subject to the provision of this, मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कोई भी चलती हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट आफ्टर अगर कोई आफ्टर रिटायरमेंट अगर होती है ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट देन शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 के अकॉर्डिंग चल जाएगा ऑटोमेटिकली। बोलता है पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन मेड अंडर सब रूल 4 शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फाइनल रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, और इसको एडजस्ट भी करना है आपको। ये क्या कह रहा है, प्रोविजनल पेमेंट है जो भी पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन ना मेड अंडर सब रूल 4 shall be adjusted, ये क्या करनी है आपको एडजस्ट करनी है अगेंस्ट फाइनल रिटायरमेंट बेनिफिट sanctioned to such government servant upon conclusion of such proceedings, but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the pension or the pension is reduced or withheld either permanently or by specific, नहीं आया समझ, दोबारा पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन, जो भी प्रोविजनल पेंशन की जो पेमेंट है ये आपको सब रूल 4 के अंदर दी गई थी। सब रूल क्या कहता है आपका, तो जो है आपका सब रूल 4 बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो है जहाँ पर जो है मेजर पेनल्टी जिनके ऊपर चलाई जाती है तो जो है अकाउंट ऑफिसर जो है अपनी तरफ से मैक्सिमम पेंशन देंगे, ठीक है। जैसे कि वो अंडर सस्पेंशन पे चला गया वहाँ से डेट से लेके अप टू द डेट इमीडिएटली प्रेसिडेंट द डेट ऑन विच ही वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, उस डेट तक, ठीक है, डेट से एक दिन पहले तक की, ठीक है। ये कह रहे हैं यहाँ पर पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन मेड अंडर शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फाइनल रिटायरमेंट बेनिफिट, तो भी इसको वो है एडजस्ट की जाएगी अगेंस्ट द फाइनल रिटायरमेंट बेनिफिट sanctioned to such government servant upon conclusion of such proceedings, okay, upon conclusion of such proceedings, but no recovery shall be made, कहता है but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension, where the जहाँ पर जो pension है finally sanctioned जो है is less than the provisional pension और the pension is reduced, और अगर जो पहले से ही जो pension है आपकी और the pension is reduced और withheld either permanently और for a specified period, ठीक है, तो इस केस में जो है आप उससे नीचे नहीं जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आपका, इसमें देख लीजिएगा दैट पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन, जो भी पेमेंट है प्रोविजनल पेंशन जो भी है आपकी मेड अंडर सब रूल 4, जो भी सब रूल 4 के अंडर दी गई है, ठीक है, एक तरीके से जिनके ऊपर मेजर पेनल्टी चल रही है प्रोसीडिंग्स के कारण, वो एडजस्ट की जाएगी अगेंस्ट द फाइनल रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, अपॉन कंक्लूजन ऑफ द सच प्रोसीडिंग्स, ठीक है, बट नो रिकवरी, कोई भी रिकवरी नहीं ली जाएगी, बोलते हैं नो रिकवरी, ठीक है, नो रिकवरी शैल बी मेड वेयर द पेंशन जो है पेंशन फाइनली सैंक्शन इज लेस देन द प्रोविजनल पेंशन, अगर आपकी जो रिकवरी वहां पर नहीं होगी जहां पर भी जो फाइनली पेंशन ना पेंशन जो है फाइनली सैंक्शन जो है इज लेस, अगर वो कम है देन द प्रोविजनल पेंशन, अगर प्रोविजनल पेंशन से कम है और द पेंशन इज रिड्यूस या फिर पेंशन जो है रिड्यूस कर दी गई है, विदहेल्ड कर दी गई इधर परमानेंटली और फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, उस केस में जो है नहीं होगा प्रोविजनल पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है वेयर द प्रेसिडेंट डिसाइड्स नॉट टू होल्ड और विड्रॉ पेंशन बट ऑर्डर्स रिकवरी ऑफ पेक्यूनियरी लॉसेस, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब खुद अपने तरफ से ऐसे ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स रिकवरी कि भाई रिकवरी कीजिए पेक्यूनियरी लॉसेस की, ठीक है, फ्रॉम पेंशन, तो जो है द रिकवरी शैल नॉट ओनली बी मेड एट अ रेट एक्सीडिंग 1/3, तो उस केस में क्या होगा जो है इट शैल बी मेड एट अ रेट एक्सीडिंग 1/3 of the pension admissible, shall not at a rate exceeding 1/3 of the pension admissible on the date of retirement, एक 1/3 से जो है नीचे नहीं होगा पेक्यूनियरी लॉसेस को, अगर आप वो भी लेना चाहते हैं, ठीक है। The president may at any time either on his own motion or otherwise call for the records of any inquiry or revise any of the order made under these rules after consultation with the UPSC and may confirm, modify or set aside the order or remit the case to any authority granting such authority to make such further
inquiry as it may consider approve in the circumstances of the case or pass such order as he deem fit। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, इधर ऑन हिज ओन मोशन, अपने अपने मर्जी से, अदरवाइज कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, वैसे बुला लिया, फॉर एन इंक्वायरी, रिवाइज एनी ऑर्डर, वो कुछ भी कर सकते हैं मतलब, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर को, रिवाइज एनी ऑर्डर अंडर दीज रूल्स आफ्टर कंसल्टेशन विद द यूपीएससी, ठीक है, एंड मे कन्फर्म, मॉडिफाई, कंफर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं ऑर्डर, रिमिट कर सकते हैं केस टू एनी अथॉरिटी, ठीक है, सच अथॉरिटी टू मेक सच फर्दर इंक्वायरी एंड इट मे कंसिडर प्रॉपर इन द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, ठीक है, पास ऑर्डर एज ही डीम फिट, ठीक है, एज ही मे डीम फिट, प्रेसिडेंट साहब कुछ भी कर सकते हैं। Provided that no further enhancing the amount of pension or gratuity to be withheld or withdrawn, provided जो है इसके अलावा except that no order enhancing the amount of pension or gratuity to be withheld or withdrawn shall be made by the president unless the government servant concerned has been given a reasonable opportunity। So provided that no order, कोई भी जो order है enhancing the amount of pension or gratuity to be withheld or withdrawn, provided that no order of enhancing the provided no order shall be made by president unless the government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a presentation against the order proposed and accept after consultation। हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। Provided that no order enhancing the amount of pension or gratuity to be withheld or withdrawn, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी जो है आपका बोलता है प्राइवेट दैट नो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर एनहेंसिंग द अमाउंट ऑफ पेंशन, ठीक है, या तो एनहेंसिंग वाला है, और ग्रेच्युटी टू बी विदहेल्ड और विड्रॉन, ठीक है, ये दोनों ऑर्डर की बात हो रही है। इट शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके, ठीक है, अनलेस द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर एनहेंसिंग की बात कर रहे हैं, नो ऑर्डर एनहेंसिंग द अमाउंट, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट नो ऑर्डर ऑफ एनहेंसिंग द अमाउंट ऑफ पेंशन। अच्छा अच्छा अच्छा, एनहेंस कर रहे हैं किसी में, मान लीजिए किसी केस में कम कर रखी है तो उसको एनहेंस कर रहे हैं, या विड्रॉ कर रहे हैं, या विदहेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है प्रेजेंट यूपीएससी उनके कंसेंट के बिना नहीं करेंगे, कंकरेंस लेंगे, ठीक है, उनको अनलेस द गवर्नमेंट हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर प्रपोज एंड एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द यूपीएससी, ठीक है। आगे बात करते हैं, द प्रेसिडेंट मे एट एनी टाइम ईदर ऑन हिज ओन मोशन और अदरवाइज रिव्यू एनी ऑर्डर अंडर दीज रूल्स where extenuating or special circumstances exist to warrant such review, or when any new material जो है, अगर कोई भी new material और evidence जो है which have been not be produced जो है was not available at the time of this review, which has the effect of changing the nature of the case, has come brought to his notice, but that no further no order announcing the amount of the pension or gratuity to be withdrawn be made by the president unless the government ठीक है। For the purpose of this rule, departmental जो है proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charges is issued। Department proceedings जो है shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charges is issued। ये भी important है कि जो भी डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स जो है ना, shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charges is issued to the government servant, ठीक है, और the government servant has been placed under suspension from an earlier date, और गवर्नमेंट सर्वेंट पे और क्या कहता है, और if the government servant has been placed under suspension from an earlier date or on such date, and तो दूसरा बोलता है judicial proceedings shall be deemed to be instituted, किसमें please not take much time, be back in a minute।
तो यहाँ पे क्या, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल a departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charge issued to the government servant or pensioner if the government servant has been placed under suspension from an earlier date or such date. नहीं आया समझ में? For the purpose of this rule, okay, a departmental proceeding shall be deemed to be instituted, मतलब deemed मानी जाएंगी, okay, shall be deemed to be instituted, okay, on the date on which the statement of charges is the date of which the statement of charges is issued to the government servant or pensioner if the government servant has been placed under suspension from an earlier date on such date. नहीं आया समझ में? ऊपर वाला रूल पढ़ लेते हैं कि क्या बोलता है आपका, द प्रेसिडेंट जो है मे एट एनी टाइम ईदर ऑन हिज ओन मोशन, ठीक है, इधर ऑन हिज ओन मोशन और अदरवाइज रिव्यू कर सकते हैं एनी ऑर्डर पास वेयर वेयर ऑन अ सर्कम एग्जिस्ट टू वारंट सच रिव्यू और व्हेन न्यू मेटेरियल एविडेंस व्हिच कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उसको कर सकते हैं. प्रोवाइड दैट नो ऑर्डर प्रोवाइड फर्दर दैट नो ऑर्डर एनहांसिंग द अमाउंट ऑफ द पेंशन और ग्रेच्युटी जो है शैल बी मेड to be withheld or withdrawn shall be made on present unless the government servant concerned has been given a reasonable opportunity of representation against and except after consultation with the UPSC. Okay. For this rule, for the purpose of this rule, department proceedings shall be deemed to be instituted on which the statement of charge is issued government servant, or if the pensioner, the government servant has been placed under suspension from an earlier date on such date, and this proceeding shall be deemed to be instituted. और जो है यहाँ पर तो रिव्यू कर रहे हैं ना, ओन मोशन रिव्यू कर सकते हैं जब भी स्पेशल वारंट रिव्यू, ठीक है, और वुड नॉट बी कंसिडर्ड वाज नॉट अवेलेबल पर्सन. अच्छा तो फिर नेगेटिव में जा रहे हो, ठीक है, तो पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब कुछ मटेरियल आया जहाँ से अब उनका डिपार्टमेंट डेट ऑन विच द इशू, ठीक है, वहाँ से द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन फ्रॉम एन अर्लियर डेट ऑन सच डेट, ठीक है, और इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर फ्रॉम एन अर्लियर डेट ऑन प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो भी शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड. किस केस में बोलता है, केस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन द डेट ऑन विच द कंप्लेंट प्रोसीडिंग जो है on the date on which the complaint or report of police officer which the magistrate takes cognizance, जिस दिन भी मैजिस्ट्रेट जो है cognizance लेते हैं उस दिन के लिए. इन द केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स, अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग्स होती है, द डेट द सूट इज फाइल्ड, यहाँ पर जिस दिन फाइल होता है कोर्ट के अंदर, ठीक है. ये दो कंडीशन बोला गया है इन्होंने, होता है यहाँ पर भी जो है क्या आता है, किसी जो है उनको रिव्यू करते हैं उस केस में, तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है डीम्ड मानी जाएंगी चार्जेस फिर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन पेड अंडर फ्रॉम अर्लियर डेट और सच डेट, ठीक है. एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड, यहाँ पर भी इन केस द क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ऑन द डेट ऑफ विच द कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर ऑफ द टेक कॉग्निजेंस, और या फिर जो सिविल प्रोसीडिंग्स जो है सूट फाइल होता है इन द कोर्ट. एक्सप्रेशन मिसकंडक्ट यहाँ पर मीन्स एनी एक्ट डन और ओमिटेड डन बाय द पेंशनर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, क्या इंक्लूडिंग, यहाँ पर जो है ना मिसकंडक्ट का मतलब क्या है, मतलब है यहाँ पर ड्यूरिंग द सर्विस जो भी इन्होंने किया है, मीन्स एनी एक्ट और डन और ओमिटेड टू डन बाय द पेंशनर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सर्विस rendered upon re-employment after retirement and which was in violation of the rules of this CC taken during the service. Action under sub 1 may be taken if the pensioner is found guilty of. Sub rule 1 क्या कहता है आपका, the right to withhold gratuity, both full half withdraw pension कर सकते हैं, recovery from a pension, gratuity part of pecuniary loss caused to the government if any department president found guilty of grave misconduct negligence including service rendered upon re-employment. इस तरीके से तो जो है अगर कोई भी जो पेंशनर है, इफ द पेंशनर इज फाउंड गिल्टी, तो जो है किसी अगेंस्ट में एनी करप्ट एनी, अगर आपकी कोई भी ऐसी करप्ट प्रैक्टिस जो है ड्यूरिंग द सर्विस अगर की थी, एनी मिसकंडक्ट वेदर इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑफिशियल ड्यूटी, कोई भी मिसकंडक्ट जो है अगर कुछ किया हो इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी, ठीक है, या फिर एनी मिसकंडक्ट जो है वेदर रिजल्टिंग इन पिक्यूनरी लॉस टू द गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो ये माना जाएगा इस केस में. और यहाँ पर फोर्थ बोलता है for that the expression civil proceedings would mean such proceeding in respect of civil suit filed by the government only, ठीक है. अच्छा सिविल प्रोसीडिंग्स का मतलब है यहाँ पर दैट इज सूट फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, ठीक है, इसमें होगा, ठीक है. आई थिंक दिस इज क्लियर. इसके
आगे बात करते हैं, इससे आगे आता है हमारा रूल नंबर 9, राइट? I think we just wind up this video here only, and इससे आगे जो है we will do in the next video. This, thank you so much and have a great day.